अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आज आगाज़ हो चुका है। इस टूर्नामेंट में 5 फेडरेशन की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ये टूर्नामेंट आज यानी 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री ने इसे होस्ट किया हो। कतर ने इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं। आज इफ्तिताही तकरीब के बाद कतर और इक्वाडोर के बीच पहला मैच खेला गया। ये 64 मैचों में से पहला मैच था जो इस टूर्नामेंट में 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी अल बैत स्टेडियम जो कि अल खौर में है, वहाँ ये मैच मुनक़िद हुआ था। इफ्तिताही तकरीब के फौरी बाद ये मैच खेला गया। ये ग्रुप ए का मैच है। इसी ग्रुप में नीदरलैंड जैसी ताकतवर टीमें भी मौजूद हैं। अब बात क्रिकेट की। न्यूजीलैंड के माउंट मॉगनाई के ओवल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने कीवी टीम को 65 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैच की सीरीज में इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने अपने T20 इंटरनेशनल करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई। उन्होंने 51 बॉल में 111 रन की नॉट आउट पारी खेली। सूर्या ने इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल सेंचुरी लगाई थी। उनके अलावा सबसे ज्यादा 36 रन ईशान किशन ने बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड 126 रन पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा 4 विकेट दीपक हुड्डा ने लिए। वहीं युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज को 2-2 कामयाबियां मिली हैं। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान विलियमसन ने 52 बॉल पर 61 रन बनाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अपने 3 रोज़ा दौरे के दूसरे दिन इतवार को कहा कि हर शहरी को जमहूरियत का ये त्योहार यानी इलेक्शन मनाना चाहिए। मोदी ने आज सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन करके पूजा अर्चना की। इसके बाद वीरावल में जलसे आम से खिताब करते हुए गुजराती में कहा कि एक तरह से सौराष्ट्र में ये उनकी पहली रैली है और वो भी सोमनाथ की मुक़द्दस सरजमीन से। उन्होंने कहा कि इस बार उनका टारगेट मुख्तलिफ है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वो उन्हें उनका टारगेट अचीव करने में मदद करेंगे। इस बार पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि अगर आप पोलिंग बूथ में तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करा सकेंगे तो उनका वहां आना कामयाब होगा। સૌરાષ્ટ્રમાં એક પ્રકારે મારી આ પહેલી રેલી છે અને એ પણ સોમનાથ દાદાની પવિત્ર ધરતી પરથી છે। ગઈકાલે હું વિશ્વનાથ કાશીના દરબારમાં હતો અને આજે સોમનાથના ચરણોમાં છું। અને સોમનાથ દાદાના આશીર્વાદ હોય અને એની જોડે હવે જ્યારે જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ જોડાઈ જાય અને એટલે આ વખતનો આપણો લક્ષ્યાંક બહુ જુદો છે ભાઈ, પૂરો કરજો ને। અહીંની તો 4 પણ આ વખતે નવા રેકોર્ડ તોડવા છે અને મારે આ ચૂંટણીમાં હું તમારી પાસે એના માટે જ આવ્યો છું। પહેલો રેકોર્ડ તોડવો છે પોલિંગ બૂથમાં જે મતદાન થાય। અત્યાર સુધીમાં 600 વોટ પડ્યા હોય, 700 પડ્યા હોય, 800 પડ્યા હોય। આ વખતે પોલિંગ બૂથમાં જૂના બધા રેકોર્ડ તોડીને વધુમાં વધુ મતદાન કરાવી શકીએ આપણે।
બધામાં જવાબદારી લો છો ભાઈઓ, તો મારું આયુ લેખે લાગે. કારણ ચૂંટણી એ લોકશાહીનો ઉત્સવ છે. મતદાન તો કરવું જ જોઈએ. બધા જ કઈ કમલના બટન દબાવે એવું આપણે નથી કહેતા, પરંતુ મતદાન બહુ આવશ્યક હોય છે. લોકતંત્રના આ ઉત્સવને એક નાગરિકે ઉજવવો રહ્યો, અને એટલા માટે મારી આપ સૌને આગ્રહ છે. બીજી વાત, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और फिलहाल ये यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने दीगर यात्रियों के साथ इतवार को महाराष्ट्र के भिंडावल से अपनी पैदल यात्रा शुरू की और अपने अगले ठहराव की जानिब गामजन हुए। ख्याल है कि भारत जोड़ो यात्रा को मुख्तलिफ बिरादरियों और तबकों से हिमायत मिल रही है। बॉलीवुड की दुनिया से वाबस्ता मशहूर शख्सियात भी मार्च में शामिल होकर मुसलसिल अपनी हिमायत दे रही है। इतवार को अदाकार और फिल्म डायरेक्टर अमोल पालेकर भी पद यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके इत्तला दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के तय अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज मशहूर अदाकार और फिल्म डायरेक्टर अमोल पालेकर जी अपनी अहलिया के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मुल्क की आवाज बुलंद करने के लिए आपका शुक्रिया। देंगे इस पावन माटी में हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यारे भरी भरी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से बच्चा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। देंगे इस हम अमन के फूल खिलाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टी में महंगाई को झुका। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार को नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत पर यूपीए हुकूमत के जरिए कबायलियों को बाख्तियार बनाए गए खवानीन को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद उन खवानीन को मज़ीद मजबूत करेगी। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के जलगांव में आदिवासी महिला वर्कर्स सम्मेलन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कबायली मुल्क के पहले मालिक हैं और उन्हें दूसरे शहरियों की तरह मसावी हुकूक हासिल हों। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कबायलियों को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी और वनवासी अल्फाज के मुख्तलिफ मायने हैं। वनवासी का मतलब है कि आप सिर्फ जंगलों में रह सकते हैं, शहरों में नहीं। आप डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते और हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी कबायली ज़मीन छीनकर अपने सनतकार दोस्तों को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आएगी तो हम उन खवानीन को मजबूत करेंगे और आपकी फलाह व बहबूद के लिए नई कानून साजी करेंगे। कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना
और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है, ये एक शब्द नहीं है। आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो, वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो। मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप ही के नहीं रहे। और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। जो मेरी दादी इंदिरा गांधी थी, आपके बीच में और उनके बीच में बहुत गहरा रिश्ता था, अभी भी आप उनकी याद करते हो। इसके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी और उस पुस्तक का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में लिखा हुआ था और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। और हर 2-3 दिन मैं अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। उसमें बहुत सुंदर फोटो थी, चित्र बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा, और मैंने पूछा, ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक। कुछ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इतवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कौमी सियासत और पार्टी के लिए एक इनकलाबी लम्हा है और इसे इंतखाबी कामयाबी में तब्दील करने में कुछ वक्त लगेगा। महाराष्ट्र में पदयात्रा के आखिरी दिन मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने दावा किया कि लोग एक मुतबदिल की तलाश में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाहिद नजरिया है जो बीजेपी और आरएसएस का मुतबादिल पेश करता है। भारत जोड़ो यात्रा कौमी सियासत के लिए एक इनकलाबी लम्हा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है। रमेश ने कहा कि यात्रा की कामयाबी को इंतखाबी कामयाबी में तब्दील करने में और वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा 21 और 22 नवंबर को महाराष्ट्र में रुकेगी और 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में दाखिल होगी। हम मानते हैं कि इस यात्रा से एक प्रभावशाली संदेश आ गया है महाराष्ट्र के जनता को, देश की जनता को, कि एक नया कांग्रेस उभर कर आ रहा है। ये कांग्रेस की आलोचना हमेशा होती रहती है, कांग्रेस की कमियां रोज गिनाए जाते हैं, पर कुछ 70 दिनों में वो आवाजें थोड़े दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ तो कर रही है कांग्रेस, पर इसके बाद क्या करेगी, ये सब सवाल उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं कहकर आ रहा हूं आप लोगों को, आप लोग थक गए होंगे मुझे दिखकर और मुझे सुनकर पिछले 11 दिनों से, आपको छुटकारा मिलेगा कल से। पर मैं कहकर आ रहा हूं कि भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण है। जैसा कि हमारे देश के जाने माने बुद्धिजीवी नाना भाव पटोले जी ने नांदेड़ में कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक मोमेंट है, इवेंट नहीं। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता हूं। ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ये एक क्षण है, परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए और हम कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और इस भारत जोड़ो यात्रा से आर्थिक विषमताओं की बात राहुल जी ने की है,
सामाजिक ध्रुवीकरण की बात की है और राजनीतिक तानाशाही की बात की है। लोगों को सुना है और मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस सिलसिले में आज दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज में अपनी पार्टी के लिए मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कचरे के मामले को लेकर बीजेपी पर सख्त निशाना साधा। एक चीज बताओ, दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है, आम आदमी पार्टी की तो नहीं है। दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये ना कई लोगों को गलत फहमी है। मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, आपने स्कूल ठीक कर दिए, आपने अस्पताल ठीक कर दिए, आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, ये कूड़ा ठीक क्यों नहीं करते? मैं उनको यही कहता हूं जी, मेरे को भी बड़ा दुख होता है। पूरी दिल्ली में घूमता हूं, इतनी गंदगी, इतना कूड़े का ढेर चारों तरफ। तो मैं उनको बताता हूं कूड़ा साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली में मेरी नहीं है। समझ गए सारे जने? कूड़े की सफाई कौन सी पार्टी कर सकती है? बीजेपी की, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी केवल कूड़े की सफाई कर सकती है। इस बार सारे जने मिलके एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। मंजूर है? बिल्कुल देंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जैसे स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, पानी ठीक कर दिया, बिजली ठीक कर दी, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, मोहल्ला महिलाओं के लिए हमने बसों में किराया मुफ्त कर दिया। सफाई भी करेंगे। अपनी दिल्ली है, दिल्ली से हम प्यार करते हैं। दिल्ली से हम प्यार करते हैं। दिल्ली को भी साफ करेंगे, कूड़ा साफ करेंगे। बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में इल्जाम साबित हुए बगैर मुलजिमीन के घरों पर बुलडोजर चलाने की खबरों के दरमियान गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मामले में जो मुशाहिदा किया वो तमाम रियासतों के लिए एक नज़ीर है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि तहकीकात के बहाने बगैर इजाज़त किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने कहा कि अगर पुलिस की ऐसी कार्रवाई जारी रही तो मुल्क में कोई भी महफूज नहीं रहेगा। ये मामला नागौर जिले में आतिशज़दगी के वाक़े से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने मुलजिम के घर को मिसमार करने का आज खुद नोटिस लिया और चीफ जस्टिस RM छाया और जस्टिस सौमित्रा सेकिया की बेंच ने समाअत के दौरान अहम तबसरा किया। बेंच ने सरकारी वकील से कहा कि वो ऐसा फौजदारी उसूल दिखाएं जिसमें यह कहा गया हो कि पुलिस बगैर किसी हुकूमत की तफ्तीश के लिए किसी का घर तबाह या बुलडोज कर सकती है। हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दिफा में दलाइल देते हुए कहा कि पुलिस को मुलजिम के घर की तलाशी के लिए जिला मजिस्ट्रेट से इजाजत मिली थी। इस पर चीफ जस्टिस छाया ने कहा कि इजाजत तलाशी के लिए दी गई थी, बुलडोजर चलाने की नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर चाहे कितना ही सीनियर क्यों ना हो, उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी मनमानी हुई तो मुल्क में कोई महफूज नहीं रहेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एसपी किसी भी जिले का हो, चाहे वो IG, DIG, IAS अफसर या फिर DGP हो, उन्हें कानून के दायरे से गुजरना होगा। सिर्फ इसलिए कि वो महकमे पुलिस के सरबराह है, वो किसी का घर नहीं गिरा सकते। हमें कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करना होगा। चीफ जस्टिस छाया यही नहीं रुके, उन्होंने मजीद कहा कि हम तमाम हिंदुस्तानी एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं। ऐसे में पुलिस या इंतजामी अफसर तफ्तीश की आड़ में इजाजत लिए बगैर किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। कर्नाटका के मंगलुरु में हफ्ते के रोज ऑटो रिक्शा में हुए धमाके का दहशतगर्दी का एंगल सामने आया। कर्नाटका के DGP प्रवीण सूद ने इतवार के रोज बताया कि ये एक नॉर्मल धमाका नहीं था बल्कि एक दहशतगर्द हमला था। उन्होंने कहा कि धमाके में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मामला बड़ा नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया। इधर ब्लास्ट वाली जगह से पुलिस ने एक आधार कार्ड बरामद किया। यह आधार कार्ड हुबली जिले के रहने वाले प्रेमराज हुतागी का है, जो इंडियन रेलवेज के बेंगलुरु डिवीजन में काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका करने वाले शख्स ने ये कार्ड चुराया था। पुलिस ने प्रेमराज से पूछताछ भी की है। मंगलुरु में हफ्ते की शाम करीब 5 बजे एक ऑटो रिक्शा में धमाका हुआ था, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए थे।
ओडिशा पुलिस ने बरहमपुर के कॉलेज में 2 नाबालिगों समेत 5 तालिब इल्मों को मुबैना तौर पर रैगिंग और एक तालिबा को हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये वाकया विनायक आचार्य कॉलेज बरहमपुर का बताया गया है। गिरफ्तार किए गए 5 तुलबा में 3 सीनियर तुलबा और 2 नाबालिग हैं। बरहमपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें 12 कॉलेज स्टूडेंट्स एक गर्ल स्टूडेंट को हराते हुए वो वीडियो दिखाई में आया, वो वायरल हुआ। वो तुरंत पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया अप्रोप्रिएट सेक्शंस में, इंक्लूडिंग पोक्सो और आईडी एक्ट में, एंड 5 स्टूडेंट्स को डिटेन किया। 3 अडल्ट मेजर स्टूडेंट्स उन लोग को अरेस्ट करा गया और 2 जुवेनाइल्स को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड टोटली 5 स्टूडेंट्स को डिटेन अरेस्ट किया और बाकी 5 गर्ल स्टूडेंट्स और 2 बॉयज सबका ऊपर भी केस का एक्शन करवा जा रहा है अभी। एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पुलिस का एक मीटिंग हुआ। उसके बाद कॉलेज का एंटी रैगिंग कमेटी सब जितना लोग वो वीडियो में है, 12 लोग जितना हैरास करते हुए दिखाई में आया, वो सब लोग को ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कराया गया। सबको टीसी देके कॉलेज से डिसमिस जाके इन्वेस्टिगेट करा गया और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक हमने मीटिंग किया। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को हमने काउंसलिंग करवाया और जितना कॉलेज है सब कॉलेज को हमारा एक जॉइंट टीम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का टीम जाके सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कम से कम इमदादी कीमत देने में नाकाम साबित हुई और पूरे मुल्क के किसान जल्द ही मुत्तहिद होकर एक बड़ी तहरीक शुरू करेंगे। उन्होंने सियाहत और सनतों को फरोग देकर पहाड़ों से नकले मकानी रोकने की बात कही। किसान लीडर टिकैत ने नैनीताल में मीडिया से बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से एमएसपी के बारे में अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं किया गया, कोई एक राय कायम नहीं की गई, जिसकी वजह से मुल्क के किसान नाराज हैं और जल्द ही वो मुत्तहिद होकर सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ी तहरीक करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसानों, मजदूरों और आम लोगों की हालत खराब है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की पूरी तवज्जो लोगों को कम वक्त में इंसाफ दिलाने पर है। अपने पेशर ऑफ जस्टिस यूयू ललित की तरह वो भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इंतवा मुकदमात के बढ़ते हुए बोझ को कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाल ही में 70,000 ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को ख़त्म करने का एक तरीका तलाश किया। उन्होंने एक उसूल बनाया कि अब हर रोज़ 10-10 जमानत की दरखास्तें और 10-10 ट्रांसफ़र केस सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 बेंचों के सामने समाअत के लिए दर्ज होंगे। सीजेआई ने कहा कि निचली अदालतों की तरफ से जमानत से इनकार की वजह से आला अदालतें जमानतों की दरखास्त से भर गई हैं। निचली अदालतों के जज जमानत देने से कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मामलात को नहीं समझते, बल्कि घिनौने जराइम में जमानत देकर निशाना बनने से डरते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बातें दिल्ली बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एजाजिया तकरीब में कही। मशहूर मारूफ टेलीविजन अदाकारा तबस्सुम, जो अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से शायकीन के दिलों पर बरसा बरस तक छाई रहीं, उनका इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 बरस थी। जुमे की रात अदाकारा का इंतकाल हुआ और मुंबई में उनकी तदफीन अंजाम दी गई। तबस्सुम को क़ल्ब पर हमले के बाद मुंबई के अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। अदाकारा की ख्वाहिश थी कि उनकी तदफीन तक इंतकाल की खबर किसी को भी ना दी जाए और उनके अरकान ख़ानदान ने इस बात पर अमल किया। श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा का सिर दिल्ली के एक तालाब में फेंका है। इसके बाद दिल्ली पुलिस इतवार की शाम छतरपुर जिले के मैदान गाड़ी पहुंची और वहां मौजूद एक तालाब खाली करा रही है। गोताखोरों को भी बुलाया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि पुलिस कुछ देर पहले आफ्ताब को वहां लेकर आई थी। उसने कबूल किया कि श्रद्धा के सिर को इसी तालाब में फेंका गया था। मर्डर वेपन भी गायब है। इधर पुलिस ने छतरपुर जिले के महरौली जंगल से अब तक 17 हड्डियां बरामद की हैं। उन्हें जांच के लिए भेजा गया। वहीं पीर के रोज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी हो सकता है। पुलिस ने इसके लिए 40 सवालों की लिस्ट तैयार की है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। फुल क्रीम दूध ₹1 फी लीटर और टोकन
मिल्क 2 रुपये लीटर महंगा होगा। मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत अभी 63 रुपये फी लीटर है, जो अब 64 रुपये फी लीटर पर मुहैया होगा। वहीं टोकन मिल्क यानी नॉर्मली से टोन मिल्क कहा जाता है, उसकी कीमत अब 50 रुपये लीटर हो गई है। मगरबी बंगाल में एक अजीब व गरीब मामला सामने आया। वहां एक शख्स ने एक सरकारी ओहदेदार को सड़क के दरमियान रोका और उसके सामने कुत्ते की तरह भौंकने लगा, जिस पर ओहदेदार हैरान रह गया। दरअसल ये सारा मामला राशन कार्ड में गलत नाम से शुरू हुआ था। वहां राशन कार्ड में दत्ता नामी शख्स के साथ दत्ता के बजाय कुत्ता लिख दिया गया। वो तस्दीक के लिए कई बार सरकारी दफ्तर गया, लेकिन फिर भी इस्लाह नहीं हुई, जिस पर श्रीकांत दत्ता ने बरहमी के आलम में एक मुनफरिद तरीके से एहतजाज किया। उसने सड़क के दरमियान सरकारी ओहदेदार की गाड़ी रोक दी और ऑफिसर के सामने भौंकने लगा। उसे रोकने की कोशिश की गई, ताहम वो नहीं माना और मुसलसिल भौंकता रहा। पहले तो ओहदेदार इस मामले को समझ नहीं सके कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने नाम की तस्दीक का तयक़ुन दिया। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में इतवार के रोज हमजिन्स परस्तों के नाइट क्लब में मुसल्लह शख्स की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक जबकि 18 जख्मी हो गए। यह हमला ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेम्बरेंस के मौके पर हुआ। गैर मुसद्दका अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि बंदूकबरदार ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 10 अफराद को गोली मार दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्लब क्यू कोलोराडो स्प्रिंग्स पुलिस लेफ्टिनेंट पामेला कास्ट्रो ने कहा कि एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया है। हमले की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। अमेरिका में पढ़ रहे सिख तलबा अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कृपान यानी वो एक मजहबी निशानी होती है जिसे आमतौर पर चाकू की तरह दिखती है, वो अपने साथ रख सकेंगे, उसे पहन सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेपन्स ऑन कैंपस पॉलिसी को अपडेट किया है। यह फैसला 2 महीने पहले हुए एक सिख तालिब इल्म की गिरफ्तारी के बाद दिया गया। सितंबर में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक सिख तालिब इल्म को कृपान रखने पर गिरफ्तार किया गया था। जब ये मामला सामने आया और ये बताया गया उन्हें कि ये सिख मजहब के लिए ज़रूरी है, सिखों के लिए रखना ज़रूरी है, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी में तब्दीली करने का फैसला किया और सभी तुलबा को इसकी इजाज़त दे दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर फिर से वापसी हो गई है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्वीट के जरिए इसका ऐलान किया। मस्क ने एक रोज कबल ही ट्विटर सारिफीन से पूछा था कि आया डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को बहाल किया जाना चाहिए। उनके सवाल का जवाब देने वालों में 52% ने कहा था कि अकाउंट बहाल कर देना चाहिए, जबकि 48% उसके खिलाफ थे। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बहाल करने से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अवाम ने अपना जवाब दे दिया है, ट्रंप का अकाउंट बहाल कर दिया जाएगा। ख्याल है कि 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में हंगामा हुआ और डोनाल्ड ट्रंप को किसी हद तक उसका जिम्मेदार ठहराया गया था। फसादात में उनके किरदार के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। वो ज्यादातर ट्विटर के जरिए अपने हामियों से बात करते थे। यही वजह थी कि हंगामा रही के फौरी बाद उन पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद से साबिक अमेरिकी सदर अपने समाजी राब्ते की ऐप ट्रूथ सोशल पर सरगर्म है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।